टीवी 9 भारतवर्ष पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं अड़ी, मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। बड़ी खबर, इस वक्त अल्टीमेटम खत्म हो गया है। क्या वर्ल्ड वॉर 3 का पूरी तरह से सिग्नल क्लियर है? क्योंकि हानिया की मौत का बदला लेने की तैयारी, जिस धमकी को कहा जा रहा था उसे पूरा हुए 72 घंटे हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई तस्वीर सामने नहीं आई है। तो यानी क्या अब उस 72 घंटे के खत्म होने के बाद वो ट्रिगर पॉइंट आ गया है जब वर्ल्ड वॉर शुरू होगा? इसी से जुड़ी तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ पैनलिस्ट भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले अभी की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। खार्किव में यूक्रेनी हेलीकॉप्टर्स ने बरसाई हैं मिसाइलें। 2 Mi-8 हेलीकॉप्टर्स ने एक साथ हमला किया है। रूस के वेपन डिपो पर अनगाइडेड मिसाइल से ये अटैक हुआ है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। के वेपन डिपो पर अनगाइडेड मिसाइल अटैक की तस्वीरें आप देख रहे हैं और कैसे, देखिए किस तरह से गड़गड़ाती हुई आवाज इस दरमियान आपको सुनाई देगी। खार्किव में यूक्रेनी हेलीकॉप्टर्स ने बरसाई हैं मिसाइलें। 2 Mi-8 हेलीकॉप्टर्स ने ये आत्मघाती लगातार जो हमला है वो किया है और इसके साथ रूस के वेपन डिपो को अनगाइडेड मिसाइल से अटैक किया गया है। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953440671 पर कॉल करें। दूसरी आज की बड़ी खबर है, यूक्रेन का बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। यूक्रेनी फोर्स ने दागी ATACMS मिसाइल। डोनेस्क में रूसी बेस को तबाह कर दिया गया है। तस्वीर किस तरह से इन आवाजों के पीछे छिपा हुआ है वो संदेश, जिसके जरिए वर्ल्ड वॉर का खतरा लगातार गहराता हुआ नजर आ रहा है। यूक्रेन का बैलिस्टिक मिसाइल से ये हमला, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। यूक्रेनी फोर्स ने दागी है ATACMS मिसाइल और डोनेस्क में रूसी बेस को तबाह करने का दावा इसके साथ किया गया है। रूस के मिलिट्री बेस पर भी बड़ा हमला हुआ है, उसकी तस्वीर भी आइए अब आपको दिखाते हैं। रोस्टोव में रूसी मिलिट्री बेस में धमाका हुआ है। यूक्रेनी ड्रोन अटैक में बेस का फ्यूल टैंक निशाना बनाया गया है। ये देखिए, बहुत रात की तस्वीरें नहीं है, इसलिए विजुअल्स बहुत क्लियर आपको दिख रहे हैं। रोस्टोव में बेस के नजदीक इमरजेंसी लागू की गई है। ड्रोन अटैक में जानकारी मिल रही है कि जो बेस है उसका फ्यूल टैंक निशाना बनाया गया है, जिसे इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जहां धू-धू कर आसमान में धुएं का गुबार और नीचे आग के शोले आपको नजर आ रहे हैं। तो चलिए अब आपको हम तीनों विजुअल्स ब्रेकिंग्स के साथ दिखाते हैं, जिसके जरिए आप समझिए कि 72 घंटे का अल्टीमेटम खत्म होने का जिक्र हम बार बार क्यों कर रहे हैं। आगे महायुद्ध कैसे हो सकता है। खार्किव में यूक्रेनी हेलीकॉप्टर्स का हमला, जिसकी बहुत ही खतरनाक तस्वीरें, बहुत ही क्लोज तस्वीरें सामने आई हैं। यूक्रेनी सेना की तरफ से दागी गई है ATACMS मिसाइल और तीसरी तस्वीर रोस्टोव में रूसी मिलिट्री बेस में धमाके से जुड़ी हुई है। तो देखिए, इस वक्त बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हम उनसे परिचय आपका करवा देते हैं और समझते हैं कि महायुद्ध में अब कौन सा पॉइंट है जो अब और विध्वंस लाने वाला है। प्रोफेसर अमिताभ सिंह, फॉरेन एक्सपर्ट, हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं और इसके साथ ही हमारे साथ एयर कमोडोर AS बेल साहब भी मौजूद है, डिफेंस एक्सपर्ट। साथ ही हमारे साथ जानकारी मिल रही है मेजर जनरल GG द्विवेदी, विंडो में भी हमें दिख रहे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी सर्स का बहुत बहुत वेलकम हमारे शो में। सबसे पहला अमिताभ जी, सवाल मेरा आपसे,
72 घंटे बीत जाने के बाद भी हानिया की मौत का बदला लिए जाने की अभी कोई तस्वीरें नहीं है, लेकिन विध्वंस की तस्वीरें जरूर दिख रही है। ऐसे में बताइए, क्या ये तस्वीरें विध्वंस के बहुत एज पॉइंट पर खड़ी होती नजर आती हैं? देखिए, पूरा वेस्ट एशिया इस समय एज पे है। 72 घंटे हो गए, फ्यूनरल उनका हो गया और अभी तक ईरान इस चीज़ से उबर नहीं पाया है कि उसके घर में ही आके, उसके घर में ही घुस के कोई अटैक करके मार के चला जाए या जो भी है। लेकिन इस समय जो स्थिति है उसको देख के यही लग रहा है कि पूरे वेस्ट एशिया में, और आपने अब दिखाया है यूक्रेन रूस के फ्रंट पर भी, दोनों तरफ लड़ाई तेज हो गई है। ईरान इस समय डायरेक्टली अटैक करने के उस पोजीशन में नहीं है, क्योंकि जाहिर है उनके बॉर्डर्स नहीं मिलते हैं और कई सारे लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम है। लेकिन उसके जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, हमास, हिजबुल्लाह, हूथी, वो अब एक्टिवेट होंगे। उसका नेचर क्या होगा वो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि ईरान इस हत्या का और या इस अटैक का जो उसके भूमि पर हुआ है उसका वो बदला जरूर लेगा, और ज़्यादातर चांसेस है कि वो सुइसाइड मिशंस हो या ऐसे कोई भी चीज़ हो जिससे इजराइल को क्षति पहुंचे, अमेरिकन इंटरेस्ट को क्षति पहुंचे इस रीजन में। क्योंकि ईरान पहले भी करता आया है, इराक में भी हमने देखा है कि पहले भी उसने अटैक किया। इसके पहले जब अमेरिका ने और इजराइल ने मिल के सीरिया में इनके IRGC के कमांडर को मारा था, उस समय भी ईरान ने अटैक किया था और डायरेक्ट अटैक किया था मिसाइलों द्वारा, जितने भी उनके वेपन्स हैं उनके द्वारा। लेकिन इस बार की जो संभावना है वो बहुत प्रबल इसलिए भी हो जाती है कि ये पूरी तरह से ईरान के संप्रभुता पर अटैक है, उनकी सोवरेनिटी पर अटैक है। और जिस तरह से आयतुल्लाह खुमैनी ने उस फ्यूनरल को लीड किया इस्माइल हानिया का, उसको देख के लग रहा है कि वहाँ के लोगों में बहुत गुस्सा है और वो किसी भी समय उबाल पर आ सकता है। सर, ये सवाल आगे मैं एक्सटेंड कर रही हूँ मेजर जनरल जीजी द्विवेदी के पास। द्विवेदी सर, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ सर, जिस तरह से अमेरिका की एक्टिविटीज बढ़ी है, अब्राहम लिंकन भी रवाना हुआ है, परमाणु कैरियर ईरान के पास ऑलरेडी है, अपने गैर जरूरी राजनयिकों को तेल अवीव से निकालने की भी प्रोसेस में इस वक्त लगातार देश लगा हुआ है। क्या ये मैसेजिंग है कि कुछ बड़ा होने वाला है, जिसकी आहट अमेरिका समेत उन देशों को है जिन्होंने बहुत बड़ा स्टेप हानिया को लेकर उठाया? देखो प्रीति, ये जो हानिया की जो हत्या हुई है, इसमें एक बहुत गंभीर मोड़ आया है पश्चिम एशिया के अंदर, और इसके बहुत गहरे अंजाम भी होंगे। सबसे पहले ये बहुत ही एक शर्मनाक वाकया है कि ईरान के अंदर हानिया की हत्या हुई है, तो ये एक उनकी सॉवरेनिटी पर एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। दूसरा है कि उन्होंने ऐलान किया है कि हम इसका बहुत जबरदस्त मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये एक सिंबॉलिक इंडिकेशन नहीं होगी, ये वाकई एक बहुत ही कहते हैं कड़ा और मजबूत जवाब होगा। वो किस प्रकार में हो सकता है? देखो, सबसे पहले वो डायरेक्ट हमला कर सकते हैं टेल अवीव के ऊपर, और जैसे कि पहले उन्होंने अपनी क्षमता दिखाई भी हुई है। और दूसरा है कि उसके तीनों जो प्रॉक्सीज हैं, चाहे हमास है, हूती है या हिजबुल्लाह है, उनके तीनों का मिलकर भी ये इसको अंजाम दिया जा सकता है। क्योंकि ये तनाव इस हद तक बढ़ सकता है क्योंकि अमेरिका इसमें बिल्कुल इजराइल की मदद के लिए आएगा, क्योंकि इजराइल जो है अमेरिका का एक एलाई है, और वो देख रहे हैं कि इस समय इजराइल की पोजीशन बहुत ही गंभीर है, क्योंकि तीनों तरफ से वो घिरा हुआ है, ईरान की डायरेक्ट सपोर्ट है, पीछे रशिया, चीन खड़ा है। तो ये मैं इतना ही कह सकता हूं कि ये जो गंभीर मोड़ आया है, इसका बहुत ही बड़ा अंजाम होगा। और साथ ही साथ विली नीली कह सकते हैं कि अमेरिका भी इसमें खिंच जाएगा, और आप देखेंगे कि बहुत जल्दी ही ईरान की तरफ से एक मजबूत और कड़ा जवाब होगा। कमोडोर बेल से भी सर मैं कमेंट लूंगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। रोस्तोव के रूसी बेस में भारी तबाही की खबर है। सुखोई 35, सुखोई 34 के बेस पर ड्रोन स्ट्राइक हुई है। यूक्रेनी हमले में रूसी फाइटर जेट्स को नुकसान की खबर है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका वर्सेस रूस की जंग को लेकर जो तस्वीरें आ रही हैं उसकी डिटेलिंग हम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बात तो साफ है, विध्वंस मिडिल ईस्ट में इस वक्त बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है।
बड़ी खबर रूस के ओरेल इलाके को लेकर आ रही है, जहां पर प्रचंड ड्रोन अटैक हुआ है। रिहायशी इलाके में ऊंची इमारतों पर अटैक हुआ है। यूक्रेनी बॉर्डर के 400 किलोमीटर दूर ये हमला किया गया है। और देखिए, ये इमारत आपको दिख रही है, अंधेरे का वक्त है, जो उजाला हो रखा है वो इस वक्त इस हमले के बाद का है। और कैसे एक जोरदार आग का बहुत बड़ा गोला सा नजर आता है और सब कुछ खत्म हो जाता है। रूस के ओरेल इलाके में ये ड्रोन अटैक किया गया है। रिहायशी इलाके में ऊंची इमारत पर यह अटैक हुआ है। Охуеть, блядь. Пизда. Охуеть. तो मिडिल ईस्ट में रूस वर्सेस अमेरिका होता हुआ नजर आ रहा है। रोस्तोव के रूसी बेस में भारी तबाही हुई है। रूस के अंदर घुसकर हमले की हिमाकत की जा रही है। तो ऐसे में रूस की तैयारी क्या होगी, ये अपने आप में समझना अहम होगा। और अब आपको हम कुछ डिटेल और दिखाने वाले हैं। वॉल पर हम वो जानकारियां देंगे कि रूस पर यूक्रेन का चौतरफा हमला हो रहा है। और ये देखिए, रूस पर यूक्रेन का चौतरफा हमला किस तरह से अंजाम दिया जा रहा है। Mi-8 हेलीकॉप्टर से खार्किव में हमला हुआ है। उसके बाद यूक्रेन की रूसी ठिकानों पर बमबारी हो रही है। बहुत ज्यादा एक्टिव मोड में यूक्रेन नजर आ रहा है। इसके बाद देखिए, ATACMS बैलिस्टिक मिसाइल से डोनेस्क में अटैक किया गया है। उसके बाद रूस के 400 किलोमीटर के अंदर तक ड्रोन अटैक किया गया है। यानी घुसकर मारने की स्ट्रैटेजी पर इस वक्त यूक्रेन काम कर रहा है। रोस्तोव के रूसी मिलिट्री बेस में धमाका हुआ है। वहीं खबर इस वक्त आ रही है कि रूस के ओरेल इलाके में भी यूक्रेनी ड्रोन का अटैक हुआ है। इस पर मैं एक बार फिर से अपने पैनलिस्ट का रुख कर लेती हूं। मेरे साथ एयर कमोडोर AS बैल साहब जुड़े हुए हैं। बैल साहब, जरा ये बताइए, ये जो लगातार हम दिखा रहे हैं कि यूक्रेन इस वक्त कोशिशों में है कि रूस चौतरफा घिरा रहे और उलझा रहे, यूक्रेन के काउंटर जवाब को देने के लिए तैयारी करते रहे, लेकिन अमेरिका वर्सेस यूक्रेन कैसे, अगर वर्ल्ड वॉर होता है तो ये मैसेज जाएगा पूरी दुनिया को। देखिए, आपका लास्ट पार्ट सेंटेंस कट गया, लेकिन मैं दोनों प्रश्नों का आंसर इस तरीके से दूंगा कि यूक्रेन का युद्ध तो लास्ट 2.5 साल से चल रहा है और वो युद्ध एक सीमित सीमा के अंदर ही चल रहा है और उसके अंदर ड्रोन्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। उन्होंने ये ड्रोन्स ने दिखा दिया है कि आपको एक बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी के फाइटर की जरूरत नहीं है। आप लो टेक्नोलॉजी ड्रोन का डीप इनसाइड एनिमी टेरिटरी में इस्तेमाल करके एक धमाका क्रिएट कर सकते हैं जिससे साइकोलॉजिकल इफेक्ट होगा, लेकिन उससे लड़ाई नहीं जीती जाती है। अब मैं दूसरा अमेरिका का रोल, वहां अमेरिका तो भड़का ही रहा है उधर की लड़ाई। अमेरिका ही तो ये सब ड्रोन्स और सारे टेक्नोलॉजिकल सिस्टम, आप कह रहे हैं आर्मी टैक्टिकल मिसाइल जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये भी तो अमेरिका ने ही प्रोवाइड किया। अमेरिका उनको आर्म कर रहा है ताकि रशिया इकोनॉमिकली एंड मिलिटरीली वीक हो और उस तरफ बढ़े कि रशिया उनका कभी भी काउंटर ना कर सके। लेकिन अब हम मिडिल ईस्ट की तरफ आते हैं। अगर आप देखिए नेतन्याहू को, वो अमेरिका से जब वापस आए तो वहां उन्होंने माहौल थोड़ा प्रतिकूल देखा। जो दो प्रेसिडेंट नॉमिनी हैं, दोनों के स्टेटमेंट से ऐसे लग रहा था जैसे कमला हैरिस अगर आए तो कमला हैरिस इनको सपोर्ट नहीं करने वाली, ना ही शायद ट्रंप उतना करें। तो ये इनके पास 3 महीने की विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी थी। और जो ये इंटेलिजेंस उनके पास इनपुट था कि यानी है वहां ट्रैवल करेंगे ईरान में, वो तो काफी समय से पहले है कि उनका प्रोग्राम तो काफी समय से पहले बना हुआ है। वो कतार में उनको नहीं मारना चाहते क्योंकि कतार उनका फ्रंट लाइन एलाई बेस है, वहां पे नहीं मारना चाहते। वो उनको मारना चाहते थे वो ईरान के अंदर, ताकि अमेरिका उसके अंदर सकिन हो जाए। ये एक्शन रिएक्शन चल रहा है। वो अटैक करते हैं अंदर ईरान के, ईरान काउंटर करता है। अगर ईरान करे तो, और डायरेक्ट करता है तो अमेरिका सकिन हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका के पास चॉइस नहीं है इजराइल को सपोर्ट ना करने की। और इसका पूरा का पूरा चक्रव्यूह नेतन्याहू ने किया है। ये नेतन्याहू सेंटर पीस है इसके अंदर, क्योंकि उसके पास भी 3 महीने हैं सिर्फ, ये याद रखिएगा। उसके बाद उसका भी रेलेवेंस खत्म हो जाएगा। और अब मैं आता हूं बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न पे, क्यों एक्शन रिएक्शन में ईरान पीछे जा रहा है। ईरान को चाहिए आज डायरेक्ट एक्शन ना करे, वहां पे ड्रोन्स का इस्तेमाल करे। कहां से इस्तेमाल करे? लेबनान से, सीरिया से इस्तेमाल करे, उन एरिया से जहां पे ये तीनों एच, चाहे वो हूती, हमस या हिजबुल्लाह है, चाहे वो इस्लामिक जिहाद है, चाहे इस्लामिक मिलिशिया है, जिन जिन जगह पे वो है वहां से उनका इस्तेमाल करे लार्ज नंबर्स में, और साथ में वहां सप्लाई करके पहले रखे और इसकी वार्निंग ना दे पहले अमेरिका को। और साथ में
वो जो अटैक करे तेल अवीव के अंदर उन लीडर, पॉलिटिकल लीडर हो सकता है, मिलिट्री लीडर हो सकता है, चाहे वो इंटेलिजेंस लीडर है, वहां जाके किसी पे अटैक करे और ह्यूमन बॉम्ब्स का या दूसरे तरीके से बॉम्ब्स पहले से लगाने का आतंकी हमला करे। अगर वो ये करता है तो वो बदला भी ले लेगा और साथ साथ में डायरेक्ट वॉर में भी नहीं आएगा और साथ साथ में शायद मेरी ऑडियो क्लियर नहीं थी सर, लेकिन आप जो डिटेल दे रहे हैं वो भी हमारे शो के लिए इंपॉर्टेंट है और हम ओवरऑल देख रहे हैं कि इस वक्त क्या स्थिति वर्ल्ड ग्लोबल सिनेरियो में बनी हुई है। लेकिन मेरा सवाल है कि शिवाजी जी आपसे, अब हम जिस तरह की तस्वीरें और जिस तरह की जानकारियां रूस यूक्रेन के संदर्भ में देख रहे हैं, क्या वो यूक्रेन जो पहले दिन से ऐसा लग रहा था कि वो सरेंडर कर देगा, आज नहीं करेगा, 1 महीने बाद करेगा, 4 महीने बाद करेगा, इतना लंबा वक्त 2.5 साल का करीब वो सिलसिला तय कर चुका है, लेकिन अब स्ट्रैटेजी यूक्रेन की घुसकर मारने की जो रूस की है, ये मैसेज क्या है ओवरऑल ग्लोबल, वो क्या मैसेज देना चाहता है? देखो प्रीति, ये सच्चाई है कि जो रूस और यूक्रेन की लड़ाई है वो चलती रहेगी जिस प्रकार से चल रही है। इसमें कोई क्लियर कट विक्ट्री नहीं हो सकती। जो बाइडेन के अभी 5-4 महीने रह गए हैं, वो बिल्कुल नहीं दिखाना चाहेगा कि अमेरिका और नेटो कमजोर है। यूक्रेन को हथियार मिलेंगे, यूक्रेन अपरट वार करेगा जो कि रूस के अंदर घुस के मारेगा, और ये रूस भी, उसके पास भी हथियार हैं। मगर ये भी सच्चाई है क्योंकि अभी F-16 भी मिल गए हैं यूक्रेन को, उसके पास M777 अल्ट्रा लाइट हाउजल और ATCMS भी है और पास और आधुनिक रॉकेट मिसाइल आ गए हैं। तो ये जो लड़ाई है, ये सोचें कि अब ये खत्म होने वाली, बिल्कुल नहीं खत्म होगी। आप ये सोचें कि नेटो कंट्री अलाउ करेंगी कि एक प्रकार यूक्रेन इनकी डिफीट हो जाए, तो इस तरीके से इतनी जल्दी नहीं। और जो बाइडेन नहीं दिखाना चाहते कि वो एक वीक प्रेसिडेंट थे, तो इसको मद्देनजर रखते हुए अपने वो पूरा ऐसे हथियार देंगे जो यूक्रेन को, यूक्रेन लड़ता रहेगा। हाँ, ये सच्चाई है कि इससे आगे क्या होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, मगर सोचना कि ये लड़ाई इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होगी। और मुझे लगता है जो क्रीमिया पे अटैक होंगे और कहीं ना कहीं 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर जो बॉर्डर है रूस का, उसके अंदर घुस के भी अटैक होंगे, क्योंकि अभी परमिशन दे दी है, जर्मनी ने भी दे दी है, फ्रांस ने भी दे दी है, यूके ने भी, उनके हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर ये सोचना कि अब यूक्रेन कमजोर हो गया था, वो टाइम चला गया। अब यूक्रेन को हथियार मिल, यूक्रेन को $60 बिलियन की एड मिल गई है। तो ऐसे में अगर यूक्रेन की ओवरऑल डिफीट होती है, तो ये एक प्रकार जो बाइडेन और जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है अभी अमेरिका में, उसके लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। तो मुझे लगता नहीं ना, इसी बात से हम अगली सेगमेंट में जा रहे हैं। वो अगला सेगमेंट जिस पर अभी हमारे साथ बहल साहब बात कर रहे थे, उसी की हम डिटेलिंग करने वाले हैं, जिसके लिए हमने ये तैयारी की है। अल्टीमेटम खत्म, आगे क्या महायुद्ध होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि मिडिल ईस्ट से आज की सबसे विध्वंसक खबर आई है। इजराइल और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। ईरान का 72 घंटे का अल्टीमेटम खत्म हुआ है। किसी भी वक्त मिडिल ईस्ट में छिड़ सकती है जंग। ये हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल जो जानकारियां आ रही हैं, चाहे अमेरिका की बात करें, ईरान की बात करें, इजराइल की बात करें, हर तरफ से इस तरह की तैयारियां नजर आ रही हैं, जो ये मैसेज दे रही है, जिसमें ब्रिटेन भी शामिल है, कि अब कुछ बड़ा हो सकता है। क्या वो आने वाले 24 घंटे भारी हैं, जिसके बाद 72 घंटे का अल्टीमेटम खत्म हुआ है? और इसी के साथ ही एक और बड़ी जानकारी, ईरानी मीडिया में भी हमले को लेकर भविष्यवाणी हुई है। ईरानी मीडिया लगातार हानिया की मौत के बाद जिस तरह के दावे कर रहा था, एक और दावा ईरानी मीडिया की तरफ से किया गया है। ईरानी स्टेट टीवी का दावा है कि आने वाले घंटों में कुछ बड़ा और विनाशकारी होने वाला है। इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक होगा, ये ईरानी मीडिया की तरफ से जानकारी सामने आई है और हानिया का बदला लिया जाएगा। ईरान इराक जंग का वीडियो भी दिखाया गया है, क्योंकि देखिए इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि विरोध इजराइल का बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। बड़ी खबर एक और आ रही है, फुल वॉर मोड में आ गया है ईरान। ईरानी मीडिया पर बज रहे वॉर एंथम, ईरानियों को युद्ध के लिए किया जा रहा है सतर्क। ईरान इराक युद्ध के वक्त का बजाया गया है वॉर एंथम। देखिए, ईरान इराक युद्ध के वक्त का बजाया गया ये वॉर एंथम।
क्या सिर्फ डराने के लिए या फिर इरादे पक्के हैं ईरान के, ये समझना होगा। क्योंकि अगर मीडिया एक ऐसा माध्यम जिसके जरिए जनता पूरी तरह से सचेत होती है, जनता मैसेज लेती है, वो अब इस तरह के एंथम बजा रहे हैं। इराक ईरान के समय जो युद्ध हुआ था तब जो एंथम बजे थे वो अब टीवी मीडिया पर नजर आ रहे हैं। और देखिए, इसी पर हम डिटेल और बता देते हैं आपको। इजराइल पर ईरान की भविष्यवाणी को लेकर क्यों ऐसे कहा जा रहा है, दरअसल ईरानी मीडिया क्या क्या दावे कर रहा है, ये देखिए। कुछ घंटों में दुनिया विनाश देखेगी, ये ईरानी मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है। क्या होने वाला है? नंबर 1, हानिया की हत्या का बदला लिया जाएगा। पहली बात ये कही जा रही है, संकेत के तौर पर ये मैसेज आ रही है। दूसरी बात हम आपको और भी बताते हैं क्या होने वाला है। इजराइल पर बड़े हमले की आशंका इसी मीडिया की वजह से जो जानकारियां आ रही हैं उसमें। तीसरी बात ये आ रही है कि बैलिस्टिक मिसाइल से हमले हो सकते हैं। 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो लगातार आपको दिखा रहे हैं, जिसमें चौथी बात ये है कि शाहे ड्रोन से हमलों की आशंका की जा रही है, यानी कि तैयारियां शाहे ड्रोन को लेकर है। पांचवा, सारे के सारे जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं वो बड़े हमले कर सकते हैं, जिसमें हिजबुल्लाह काउंट होता है, हमास काउंट होता है, और ऐसे में तैयारियां लगातार दिख रही हैं। और हम एक बार फिर से अपने गेस्ट के पास जाते हैं। प्रोफेसर अमिताभ मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैंने ओपनिंग रिमार्क उन्हीं से लिया था। प्रोफेसर अमिताभ, ये जो 5 पॉइंटर्स क्लियर कट मैसेज दे रहे हैं कि आने वाले 24 घंटे में कुछ बड़ा ईरान की तरफ से किया जाना है। बिल्कुल, देखिए, ईरान तो कुछ ना कुछ रिएक्शन इसका करेगा ही। ईरान के साथ सबसे बड़ी जो कमजोरी है या फ़ायदा भी हो सकता है कि उनके बॉर्डर्स इजराइल के साथ नहीं हैं और इसलिए वो डायरेक्ट फाइट में नहीं जा सकते हैं, लेकिन उनके प्रॉक्सीज हैं और ये प्रॉक्सीज ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। देखिए, अगर पिछले बार जैसे ईरान ने अटैक किया था, करीब 300 से ज़्यादा मिसाइलें और ड्रोन्स उन्होंने फेंकी थी, ज़्यादातर नो मैंस लैंड में या इजराइल के अंदर गिरी थी, ज़्यादा एक व्यक्ति हताहत हुआ था। उसके अलावा अब तक 1979 से जब से इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ है ईरान में, तब से डायरेक्ट अटैक इजराइल पे ईरान ने नहीं किया है, ना इजराइल ने ईरान पे किया है, ना ईरान ने इजराइल पे किया है। लेकिन इन दोनों के जो इजराइल और अमेरिका के कॉमन एनिमी यहाँ पे ईरान है, और इसलिए कोऑर्डिनेटेड अटैक अगर ईरान करता है अपने प्रॉक्सीज के थ्रू, जिसकी संभावना ज़्यादा है, या कुछ कोवर्ट ऑपरेशंस करे, इसकी भी संभावना है, उसको देख के यही लग रहा है कि आने वाले समय में ईरान की कितनी क्षमता है। और ईरान पिछले कई सालों से ये सारी तैयारियां कर रहा है। जो शाहिद ड्रोन्स का हमने एक्शन देखा है रशिया यूक्रेन वॉर में भी, वो शाहिद ड्रोन्स ईरान ने बनाए हैं और वो उनको एक्सपोर्ट भी कर रहा है कई राज्यों को। तो इस समय सऊदी अरेबिया जो इस समय म्यूटेड है और ईरान एक बहुत बड़ी शक्ति बन गया है वेस्ट एशिया में, जिसको न कि सिर्फ इजराइल या अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया उसका लोहा मान रही है। लेकिन वही है कि वो डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में नहीं जा सकते। लेकिन एक सवाल जो बार बार कहा जा रहा है, जिसका जिक्र और जिसकी तस्वीरें हमने दिखाई, क्लिपिंग भी दिखाई, मेजर जनरल जीजी द्विवेदी जी कह रहे हैं, उनसे मैं चाहती हूँ सर आप उस पर अपनी बात रखिए। टीवी चैनल पर, न्यूज चैनल पर अगर आप वॉर एंथम बजाते हैं, ये एक्सपीरियंस आपको क्या संदेश दे रहा है? देखो प्रीति, ये जो युग जो है ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का युग है। तो ये जो पिछले 3-4 दिनों में जो एक तरह की आप कह रहे हैं कि शंख बज रहे हैं, ब्यूगल बज रहे हैं, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। इसमें क्या आता है? फियर ऑफ साइकोसिस। बिकॉज इजराइल की जनता पर बहुत दबाव है कि कब हमला होगा, कैसे होगा, और इजराइल कोई ज्यादा बड़ा देश नहीं है, बहुत छोटा सा देश है। तो इसलिए पहला चरण जो है ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का है। और दूसरा, आपने 5 विकल्प बताए हैं, बिल्कुल ठीक बात है कि जो हमला होगा वो इनका मिला जुला होगा। इसमें हूती भी शामिल होंगे, हिजबुल्लाह भी होगा, और इसमें हमास तो है ही। साथ ही साथ ईरान जो है वो खुल के सामने आएगा, क्योंकि अभी तक प्रॉक्सी वॉर है और एक ही बार ईरान ने हमला किया डायरेक्टली इजराइल पर। तो अभी उसकी देखो इज्जत का सवाल, उसकी एक सॉवरेनिटी का सवाल है, तो वो डायरेक्टली भी अभी इसमें शामिल हो सकता है। और तीसरी बात है कि इनके पीछे जो ताकतें हैं, रशिया, चाइना ईरान के पीछे है, अमेरिका और यूरोप जो है वो इजराइल के पीछे है, तो वो भी पोस्टिंग कर रहे हैं, जैसे कि उनके युद्ध पात्र हैं वो आ गए हैं, उनकी अपनी जो फौजें हैं वो भी तैनात हो गई हैं। तो मैं संक्षिप्त में ये कहूंगा कि अभी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रही है, अभी इसके बाद एक्शन होगा। एक्शन जो कई तरफा होगा, यानी कि मल्टीपल डायरेक्शन से एक्शन होगा। और एक बात जरूर है कि तनाव
बढ़ेगा। सर, ये जो तो फिर साइकोलॉजिकल वॉर की आप बात कह रहे हैं, क्या हमारे दूसरे पैनलिस्ट भी इससे अग्री करते हैं? इसके लिए मैं एम्बेसडर वाई के गुप्ता को जोड़ना चाहती हूँ। वाई के गुप्ता जी, क्या आपको लगता है कि सर ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए तैयारी की जा रही है? रीजन बीइंग, इसलिए मैं ये सवाल बोल रही हूँ क्योंकि क्लिपिंग चल रही है वॉर एंथम की, इराक ईरान के दरमियान की, और वहां पर देखिए एक मीडिया एक ऐसा जरिया है जिसको मास लेवल पर लोग सुनते हैं, और सरकार क्या करना चाहती है, क्या कर रही है, एक बहुत क्लियर मैसेज उसमें होता है। क्या सिर्फ ये आपको लग रहा है कि दिमागी खेल है? वाई के गुप्ता। नहीं भाई, मुझे आवाज सही नहीं मिल रही है, मैं आपको ठीक तरह से नहीं सुन पा रहा हूँ। I'm sorry सर, हम दोबारा आपको कनेक्ट करते हैं और दोबारा आपके पास ये सवाल लेकर मैं आऊंगी। इस बीच मेजर जनरल ए के सिवाच, यही सवाल सर मेरा आपसे चाहिए है प्रीति। अब जो सिचुएशन पैदा हुई है मिडिल ईस्ट में, ईरान को वार तो करना है। क्या ईरान इस लड़ाई में शामिल होना चाहता है? बिल्कुल नहीं होना चाहता। अगर वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है उसको बहुत बड़ा नुकसान होगा, उसकी इकोनॉमी अच्छा काम नहीं कर रही, मिलिट्री पावर, क्योंकि जैसे ही ईरान डायरेक्ट इन्वॉल्व होगा तो इजराइल के साथ अमेरिका आ जाएगा। उसके 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप मेडिटेरियन सी में हैं, और जिस प्रकार से कॉम्बैट मिलिट्री पावर है इजराइल प्लस यूएस की, ईरान इसको सहन नहीं कर पाएगा। तो ये सच्चाई है। इजराइल चाहता है किसी तरीके से ईरान जो है वो डायरेक्ट इस कॉन्फ्लिक्ट में आ जाए, मगर अगर आ जाता है ईरान तो ईरान को एक तो इकोनॉमिक सैंक्शन लगी है, दूसरा मिलिटरीली उनको बहुत नुकसान होगा। अब करेगा क्या? कुछ तो करना है, क्योंकि इज्जत का सवाल है। एक तो जो पहले उसने किया था कि एक फिक्स्ड मैच था, पहले अनाउंस कर देगा 200-300 मिसाइलें फायर करेगा, जो आयरन डोम है वो इजराइल का उनको तो एक प्रकार से नकारा कर देगा। दूसरा करेगा ये 3 जो एच हैं, हिजबुल्ला, हमास और जो होती रेबल हैं, उनके जरिए वो लड़ाई को तेज कराएगा, स्पेशली हिजबुल्ला से जो लेबनान से, और इसी प्रकार से जो मिलिशिया हैं इराक के अंदर और सीरिया में, उनसे भी वो लड़ाई की जो है संदेश देगा। दोनों अमेरिका और इजराइल की जो बेसिस हैं, इसके अलावा मुझे लगता नहीं कि वो कुछ और करेगा, क्योंकि ये सच्चाई जो जेस्कियान प्रेसिडेंट बन के आए हैं ईरान में, वो एक मॉडरेटर हैं। वो लड़ाई को लंबा नहीं करना चाहते, क्योंकि वो देखते हैं कि हमारी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा एडवर्स इंपैक्ट हो रहा है। ये जो सारा कार्रवाई हो रहा है ये नेतन्याहू की के फायदे में हो रहा है। वो चाहते हैं कि लड़ाई है, इजराइल चाहता है बढ़े, इसका दायरा बढ़े, लड़ाई बंद नहीं हो तो उसका पॉलिटिकल सर्वाइवल है। इजराइल चाहेगा इस लड़ाई का दायरा बढ़े, ईरान नहीं चाहेगा इस लड़ाई का दायरा बढ़े, और ईरान ने गलती से डायरेक्ट हमले ज्यादा किए और इजराइल को नुकसान और ये लड़ाई डायरेक्ट हो जाती है तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। छाछ भी फूक फूक कर पी रहा है। ईरान की स्थिति अभी मौजूदा वक्त में यही है, और इधर बड़ी खबर ये आ रही है कि ईरान में हथियारों का मूवमेंट शुरू हुआ है। ईरान के कई शहरों में हथियारों की तैनाती हुई है और ईरानी शहरों में डिफेंस सिस्टम का मूवमेंट बहुत तेज हुआ है। ये बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दूं, जानकारी है कि ईरान में हथियारों का मूवमेंट शुरू हुआ है। ईरान के कई शहरों में हथियारों की तैनाती हुई है और ईरानी शहरों में डिफेंस सिस्टम का मूवमेंट हुआ है। बॉर्डर से सटे इलाकों में ड्रोन्स की तैनाती हुई है। जो लोकल लोग हैं उनको मिलिट्री मूवमेंट का वीडियो बनाने की मनाही की गई है। इजराइल पर किसी भी वक्त बड़ा हमला कर सकता है ईरान, इस बात के इरादे ईरान के जो तमाम घटनाक्रम सामने आ रहे हैं उससे पक्का हो रहा है। बड़ी जानकारी तो ये आ रही है कि इजराइल को घेर कर हमले की तैयारी शुरू हुई है। सीरिया के लिए रवाना हुई है इराकी मिलिशिया, पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स का मूवमेंट हुआ है। हिजबुल्ला के साथ मिलकर हमले की तैयारी है। 2.5 लाख पीएमएफ 2.5 लाख पीएमएफ लड़ाके युद्ध के लिए तैयार है। कॉमोडोर एएस बहल, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है सर, अब मैं चाहती हूं कि सर आप डिटेल में बताइए कि ईरान के जो घटनाक्रम वाली तस्वीरें हम दिखा रहे हैं हथियारों का और तमाम जो दस्तावेज हैं हथियार से युद्ध से निपटने के लिए, उसकी तैयारी हम देख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एंथम देख रहे हैं वॉर का चल रहा है टीवी चैनलों पर, और वहीं ये भी कहा जा रहा है कि ईरान को डायरेक्टली अगर इन्वॉल्वमेंट होता है तो उसको बहुत नुकसान होगा, इकोनॉमी को लेकर बहुत चरमरा जाएगी। इजराइल चाहता है कि किसी तरह से ऐसा हो जाए, लेकिन ग्लोबल सिनेरियो में ईरान की भूमिका आने वाले 24 घंटों में क्या हो सकती है?
इससे पहले इसको आंसर करने के लिए मैं इस तरह से कहूंगा कि इसमें दो अहम क्वेश्चन है कि आज एस्केलेशन मैट्रिक्स में ये युद्ध कहां पे है। एस्केलेशन मैट्रिक्स जो पहला लेवल होता है वो है पीस, दूसरा लेवल होता है नो वॉर नो पीस, तीसरा लेवल होता है डिप्लॉयमेंट की स्टेज। आज हम तीसरे लेवल पे हैं, यानी कि यहां से युद्ध की तरफ भी बढ़ा जा सकता है और डिफेंस की तरफ भी बढ़ा जा सकता है। और इस लेवल से कहीं पे भी जाएंगे ये लीडर्स पे बहुत डिपेंड करता है, चाहे वो इजराइल के हैं, चाहे वो ईरान के हैं। अगर हम 1 मिनट और लें नेतन्याहू पे, इनकी साइकोलॉजी को देखें। ये कमांडो होते थे 1973 की लड़ाई में, ये राइट विंग के लीडर हैं। इनके अंदर जो है वो अटैक करना पहले बाद में सोचना, वो फिलॉसफी बनी हुई है, शुरू से बनी है। और अभी कहीं ना कहीं वो अकेले से हो गए थे इजराइल के अंदर भी, जब 40,000 के करीब फिलिस्तीनी मारे गए, जिसमें से कम 70% महिलाएं और बच्चे हैं। और अमेरिका में भी उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि एड को रोकने वाले आपके ही लोग हैं। तो कहीं ना कहीं वो अकेले पड़ रहे थे, तो उनके लिए बहुत जरूरी है कि ये वॉर का जो स्पेक्ट्रम है वो बढ़े, अमेरिका सकिन हो और मिडिल ईस्ट में लड़ाई हो। लेकिन यहाँ पे ईरान भी अब तक ये तो समझ गया होगा कि अगर डायरेक्ट अटैक करेगा तो नुकसान उसको भी भारी होने वाला है। उसके न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे इजराइल अटैक कर सकता है। तो कहीं ना कहीं वो भी ये सोच समझ के कदम उठाएगा, इसलिए जल्दी में उसने 72 घंटे में कदम नहीं उठाया। मेरी तो यही रिकमेंडेशन होगी कि ईरान को कभी भी डायरेक्ट अटैक नहीं करना चाहिए। उसके पास एडिक्वेट रिसोर्सेज हैं, जो 5 नाम मैंने पहले लिए थे। उसके पास देश हैं, सीरिया से लेके, लेबनान से लेके, वेस्ट बैंक से लेके, और साथ में हमस भी, अगर इतने, और हूती, यमन, इतने सारे देश हैं, इतने सारे मल्टी प्रॉन्ग अटैक कर रहा है। अगर वो स्मार्ट होगा तो अपने ड्रोन्स को पोजीशन करेगा, मिसाइल्स का इस्तेमाल नहीं करेगा। मिसाइल्स तो वो ही दे सकता है, और ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए और आतंकवादियों का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा माहौल क्रिएट करेगा तेल अवीव के अंदर ही, अगर वो स्मार्ट है तो। सर, इसी के साथ ही एक बड़ी खबर आ रही है, इजराइल ईरान तनाव पर अमेरिका एक्टिव है। जानकारी ये मिल रही है एक्टिव होने को लेकर, वो ये कि अमेरिका ने अपना परमाणु कैरियर मिडिल ईस्ट भेजा है। ईरान के बेहद करीब अमेरिकी कैरियर तैनात है। USS रूजवेल्ट हॉर्मूज की खाड़ी में तैनात है। तो एक बार फिर से आपको ये बड़ी खबर बता दें, इजराइल ईरान तनाव पर अमेरिका एक्टिव है। और इस एक्टिव होने को लेकर इन्फॉर्मेशन ये है कि वो लगातार अपने उन तमाम डिफेंस इक्विपमेंट्स की तैनाती को बढ़ा रहा है, जिसको लेकर चिंताएं इस वक्त ग्लोबली बढ़ती नजर आ रही है। और ये कहा जा रहा है कि इस वक्त वॉर का ट्रिगर पॉइंट ये मोमेंट बन सकता है। इजराइल ईरान के बीच तनाव को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने परमाणु ऊर्जा से संचालित अपना एयरक्राफ्ट कैरियर USS रूजवेल्ट को हॉर्मूज की खाड़ी में तैनात किया है। ईरान यहां से अमेरिका के रेंज में है। अमेरिकी अगर ईरान इजराइल पर हमला करता है तो USS रूजवेल्ट से अमेरिका भी जवाबी हमला करेगा। अब आपको इस एयरक्राफ्ट कैरियर की खासियत बताते हैं। USS रूजवेल्ट निमित्ज क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसकी लंबाई है 1092 फीट। इसकी खासियत यह भी है कि ये परमाणु ऊर्जा से संचालित होता है, जिसकी स्पीड 56 किलोमीटर प्रति घंटा है और रेंज है अनलिमिटेड। 20 से 25 साल तक ये दुनिया के किसी भी कोने में जा सकता है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर 90 फिक्स्ड विंग और हेलीकॉप्टर तैनात हैं। साथ ही एंटी एयर मिसाइल सिस्टम और सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम से ये लैस है। प्रोफेसर अमिताभ, ये जो तैनाती अमेरिका की तरफ से की जा रही है, ये बता रही है कि पूरी तरह से अब बदला लेने की तैयारी है और जितनी मदद वो इजराइल की कर सकता है, उन देशों की कर सकता है जिसमें यूक्रेन भी शामिल है, वो लगातार उनको प्रोवोक करने की कोशिशें और इस तरह से तैनाती बढ़ाते हुए नजर आ रहा है। देखिए, आपने पहले भी देखा होगा एंथनी ब्लिंकन या जब भी जो बाइडेन साहब गए हैं वहाँ या मुलाकात हुई है, वो हमेशा कहते हैं वी हैव इजराइल्स बैक, यानी हम उनको पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं। और एक्सटर्नली इजराइल ये जानता है कि उसको कोई प्रोटेक्ट कर सकता है तो वो अमेरिका ही है, बियॉन्ड द पॉइंट, क्योंकि उसके अपने आयरन डोम सिस्टम्स या जितने भी एंटी मिसाइल सिस्टम्स हैं वो बिल्कुल अपनी जगह पे हैं। लेकिन इस समय भीतरी राजनीति जो इजराइल की है
वो ये दर्शा रही है कि अब ये हमास का जो इशू है उसको अब बैकफुट पर ये जा रहा है। अब इजराइल इस तनाव को आगे बढ़ाना चाहता है। एक तो बिन्यामिन नेतन्याहू के लोकल फायदे के लिए, यानी इजराइल में अपने फायदे के लिए, पॉलिटिकल फायदे के लिए, और दूसरा अगर दुनिया में अगर उसको दिखाना चाहता है कि जो डेटरेंस पावर था इजराइल को, उसको कहीं ना कहीं ईरान ने थ्रेटन किया था उस पर मिसाइल और ड्रोन अटैक करके, वो डेटरेंस को वो वापस लाना चाहता है। ऐसा नहीं है कि अगर ईरान या उसके प्रॉक्सीज अटैक करते हैं तो इजराइल चुप बैठा रहेगा। इजराइल इमीडिएटली रिएक्ट करेगा फिजिकली लेबनान में, साउथ लेबनान जो एक हॉट पॉइंट बन जाएगा इस पूरे इवेंट का। तो इजराइल ये जानता है कि उसको एक्सटर्नली अमेरिका प्रोटेक्ट कर रहा है, उसके समुद्र, उसके एयर और बियॉन्ड इजरायली एयर स्पेस वो उसको प्रोटेक्शन दे रहा है, लेकिन ये भी जानता है कि जो हमारी डेटरेंस कैपेसिटी थी और दुनिया में जितनी हमने बुराइयां देखी हैं इजराइल के बारे में, वो सारी दुनिया जानती है कि इजराइल अब वैसा देश जिसका सिंपैथी था अक्टूबर 7 की घटना के बाद, अब लोग सिंपैथेटिक नहीं है, चाहे यूरोप के हों चाहे अमेरिका के हों, वो चीज अब वो वापस लाना चाहता है। अब वो वापस कैसे लाएगा? तो इन पर अटैक करके, या ये दिखाने के लिए कि हमको अब एक्सटर्नल थ्रेट्स मिल रहे हैं, ये जो ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर है वो बैकफुट पे जाएगा, जिनके लिए कंडेम किया जा रहा है, अब वो एक्टिवली फ्रंट पे एंगेज करना चाहेगा। और वो ये जानता है ईरान उसके सामने या जितने भी मिडिल ईस्ट के स्टेट्स हैं उनके सामने कहीं भी टिकने वाले नहीं हैं। लेकिन जब लेबनान अटैक करेगा, हिजबुल्लाह अटैक करेगा लेबनान से, तब ये एक रियल फाइट होगा, क्योंकि हिजबुल्लाह 2006 का हिजबुल्लाह अब नहीं है। उसके पास 1 लाख एडवांस मिसाइलें हैं, 1.5 लाख लड़ाके हैं और सब मरने मारने को उतारू है। इस प्रोसेस में लेबनान तबाह हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, और जिसका अंदेशा भी है। एयरपोर्ट्स पर भीड़ बढ़ रही है और लोग वहाँ से छोड़ के भागना चाह रहे हैं। लेकिन जो हालात जो बन गया है पूरे वेस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में, उसके लिए इजराइल पूरी तरह प्रिपेयर्ड है। और आपको याद होगा 1967 में 4 देशों को उसने 6 दिन में हरा दिया था। यहाँ तो 10 महीने लगे हैं उनको हराने में या हमास को ख़त्म करने में। तो वो फिर से वो प्रूव करना चाहेगा। देखिए, हम एक बहुत बड़ी शक्ति हैं इस रीजन में, और अमेरिका, जिसको मैं मानता हूं अमेरिका का वो फ्रंट है मिडिल ईस्ट में, क्योंकि कहता है कि इजराइल एकमात्र डेमोक्रेटिक स्टेट है, जितने भी हॉस्टाइल पावर्स हैं उनके खिलाफ रहता है अमेरिका, और इजराइल उसको समर्थन देता है। तो अगर इजराइल को कहीं थ्रेट पहुंचता है तो अमेरिकन इंटरेस्ट को थ्रेट पहुंचता है, और उसके लिए अमेरिका पूरी तरह प्रिपेयर्ड है कि एक्सटर्नली हम इनको कहीं भी क्षति नहीं होने देंगे। और ये जो नुकसान नहीं होने की बात है, इसी को लेकर जो अभी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लगातार इजराइल ईरान तनाव के बीच, क्योंकि अमेरिका वो देश है जिसने परमाणु ऊर्जा से संचालित अपना एयरक्राफ्ट कैरियर USS रूजवेल्ट को हॉर्मुज की खाड़ी में तैनात किया है। इसी पर मेजर जनरल जीजी द्विवेदी, आपका कमेंट भी मैं चाहूंगी। अमेरिका अपने आप को एक सेफगार्ड देना चाहता है। अमेरिका ये समझता है कि अगर इजराइल को थ्रेट होगा तो वो सीधा थ्रेट, एक तरह से वो ये मैसेज लेता है कि उसे थ्रेट होगा। बिल्कुल, क्योंकि इजराइल और अमेरिकन तो एलाइज हैं, और जो एलाइज हैं वो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। और साथ ही साथ इजराइल जो है ये सबसे कारगर एलाई है वेस्ट एशिया। जी, 2 बातें मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले युद्ध को समझना होगा। ये युद्ध जो है ये हाइब्रिड वॉरफेयर है। हाइब्रिड वॉरफेयर यानी कि प्रॉक्सी वॉर है, और साथ ही साथ कन्वेंशनल वॉर भी चलती है। इस समय हमास और इजराइल आमने सामने है, उनमें सामने की टक्कर है। साथ ही साथ हिजबुल्लाह और इजराइल भी आमने सामने है, क्योंकि वो नॉर्दर्न लेबनान में वो आप एक दो टक्कर ले रहे हैं। और आपको पता होगा कि 2006 में जब हिजबुल्लाह और इजराइल का आमने सामने युद्ध हुआ था, तो इजराइल उसमें सफलता नहीं पा पाया, एक सम स्टेलमेट हो गया था। तो अभी सबसे पहले हाइब्रिड वॉरफेयर है। अभी चाहते हैं कि अगर ईरान इसमें कन्वेंशनली तौर पर आ जाता है, यानी कि ग्राउंड ऑपरेशन जो है वो इसको बिल्कुल इसका पूरा आकार बदल देंगे। वो ग्राउंड ऑपरेशन कहाँ होंगे? सबसे पहले हिजबुल्लाह नॉर्दर्न लेबनान में, क्योंकि अगर वहां से दबाव पड़ता है इजराइल पर तो एक और भी नई परिस्थिति सामने आती है। दूसरा है ईरान, वो कैसे डायरेक्टली इसमें आ जाएगा? क्योंकि जब वो डायरेक्ट मिसाइलें ईरान की टेरिटरी से फायर होंगी तो यानी कि ईरान भी इसमें आ जाएगा। और आखिरी आपका सवाल है अमेरिका। देखो, पोस्टरिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो, कैसे आप
पोजीशन करते हैं, अगर उनका एयरक्राफ्ट का रूस वॉल्ट है तो ये एकदम हॉर्मोज में आ गया है, तो यानी कि पूरे जो टारगेट ईरान के हैं रेंज के अंदर है। और दूसरी तरफ भी है, अमेरिका के ग्राउंड सोल्जर भी इजराइल के अंदर हैं, तो इसलिए एक दबाव बनता है ईरान के ऊपर कि अगर वो बिल्कुल आमने सामने आएगा तो उसकी धज्जियां भी उठ सकती हैं, क्योंकि जो ताकत अमेरिका के पास है, जो ताकत इजराइल के पास है कन्वेंशन युद्ध लड़ने के लिए, वो ईरान के पास नहीं है। अभी ईरान सिर्फ गीदड़ बबकी से ही काम चला रहा है और वो समझ रहा है कि ये सही समय नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा कोई भी कदम ईरान की तरफ से उठाया जाता है तो सबसे बड़ा नुकसान उसके लोगों को, उसकी इकोनॉमी को होगा। इस बीच एक बड़ी खबर इजरायली हमलों से दहला है दक्षिणी लेबनान। हिजबुल्लाह के 3 बेस पर पिन पॉइंट अटैक हुआ है। हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर को भी जमींदोज किया गया है। एक बार फिर से आपको ये बड़ी खबर बता दें, इजरायली हमलों से दहला है दक्षिणी लेबनान और जानकारी ये मिल रही है कि हिजबुल्लाह के 3 बेस पर ये पिन पॉइंट अटैक हुआ है। हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर को जमींदोज किया गया है। देखिए ये एक्शन रिएक्शन लगातार जारी है। बड़ी खबर ये आ रही है कि नॉर्थ इजराइल में इजराइल की जंगी तैयारी हो गई है। पोर्ट शहर हाइफा में नए डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए हैं। हाइफा में एक साथ कई पेट्रियट बैटरी का मूवमेंट हुआ है। हिजबुल्लाह हमलों की आशंका के बीच आईडीएफ की ये तैयारी है। नॉर्थ इजराइल से खबर है, जी हाँ, नॉर्थ इजराइल की जंगी तैयारी से जुड़ी हुई जानकारी है। पोर्ट शहर हाइफा में नए डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए हैं। हाइफा में एक साथ कई पेट्रियट बैटरी का मूवमेंट हुआ है। हिजबुल्लाह हमलों की आशंका के बीच आईडीएफ की ये तैयारी नजर आ रही है। अश्विनी सिवाज जी, ये जो तैयारी आपको नजर आ रही है आईडीएफ की, आपको क्या लग रहा है? वो जो 72 घंटे का अल्टीमेटम खत्म हुआ है उसके तहत ये तैयारियां हैं? हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई है, जितनी भी जो भी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है वो वैसी लिखी जा रही है जो इजराइल चाहता है। देखो इजराइल का एम क्या था कि हमास की मिलिट्री कैपेबिलिटी को वो ध्वस्त करे, वो कर ली है उसने 70 से 80%। मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसके लिए हिजबुल्लाह है। हिजबुल्लाह के पास 1.5 लाख के करीब लड़ाकू हैं, 1.25 लाख के करीब रॉकेट मिसाइल हैं, उसका बॉर्डर मिलता है लेबनान के वो सदर्न पोर्शन में है। वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम डाल सकता है इजराइल को अगर उसने अभी इसको छोड़ दिया। वो चाहता है कि लड़ाई का दायरा बढ़े और इजराइल जो हिजबुल्लाह कुछ ना कुछ करे इजराइल पे और इसका पलटवार करके एक प्रकार से हिजबुल्लाह को खत्म करने की कोशिश करेगा इजराइल इस लड़ाई में। क्योंकि ये लड़ाई हिजबुल्लाह वर्सेस ईरान हो जाएगी तो अमेरिका इसके साथ आएगा। अमेरिका जो जिस प्रकार से हथियार दे रहा है, जिस प्रकार से यूएस रूजवेल्ट को ले आया है, मुझे लगता है कि अगर ये लड़ाई में ईरान आता है तो सबसे ज्यादा नुकसान ईरान को और फिर हिजबुल्लाह को। ईरान को तो क्या है, उसकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को बर्बाद कर दिया जाएगा, जिसमें वो एनरिच यूरेनियम 93.5% के करीब कर चुका है, हथियार बनाने के बड़े कतार पे है। ये तो एक अपॉर्चुनिटी मूवमेंट होगी इजराइल को कि उसकी न्यूक्लियर हथियारों का जो इंस्टॉलेशन है उसको बर्बाद करे। दूसरा है उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी को ध्वस्त करे। तीसरा है हिजबुल्लाह, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहेगा आने वाले समय में भी इजराइल के लिए। उसको भी आप उसको जो मिलिट्री पावर को खत्म करे, इसलिए क्योंकि वहां से वो डायरेक्ट अटैक करेगा, क्योंकि लैंड बॉर्डर किसी का मिलता है तो वो लेबनान का ही मिलता है। इसका मतलब हिजबुल्लाह वहां से जो एक उसकी आर्मड ब्रिगेड है वहां से वो अटैक कर सकता है। तो ये सच्चाई है कि आज चाहेगा इजराइल कि हिजबुल्लाह आज नहीं तो कल उसके लिए प्रॉब्लम है, उसको किसी तरीके से खत्म करे और वो इस लड़ाई के दायरे को बढ़ाना चाहता है। वो चाहता है ईरान भी इसमें आए, जिससे अमेरिका खुल के उसके साथ आए। वो चाहता है कि हिजबुल्लाह को भी खत्म करे और ये सच्चाई है। ये लड़ाई क्या इसके पूरे प्रोसेस में कि हिजबुल्लाह को मारने की, खत्म करने की जो कोशिशें इजराइल की तरफ से होती है वो एक बार फिर से और तैयारी के साथ नजर आता है। एक और बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका ने यूएसएस अब्राहम को भी मिडिल ईस्ट भेजा है। गुआम से मिडिल ईस्ट की ओर रवाना किया है। F-35 फाइटर बड़ी संख्या में तैनात होंगे और इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका की ये बड़ी तैयारी, जी हाँ, बड़ी तैयारी की तस्वीरें। मिडिल ईस्ट में रण होगा प्रचंड, ये क्यों कहा जा रहा है? आइए आपको मैं समझाती हूँ। अमेरिका ने यूएसएस
अब्राहम लिंकन मिडिल ईस्ट में रवाना कर दिया है। देखिए इसकी तैनाती को लेकर जो तैयारियां हैं, गुआम से मिडिल ईस्ट भेजा गया है ये एयरक्राफ्ट कैरियर और अमेरिका के 3 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप मिडिल ईस्ट के लिए रवाना हुए हैं। दैट मीन कि पूरी तरह से तैयारियां अमेरिका की तरफ से किसी भी कीमत पर हार का सामना न करना पड़े। F-35 3S फाइटर्स से लैस होगा और ईरान के हवाई हमलों को रोकने के लिए रेडी टू अटैक मोड में तैनाती की जाएगी। तो ऐसे में तैयारियां पूरी तरह से की जा रही हैं अमेरिका की तरफ से और F-35 3Cs फाइटर से लैस होगा USS अब्राहम लिंकन, जिसको लेकर हम लगातार जानकारियां आपसे शेयर कर रहे हैं। अल्टीमेटम को लगातार खत्म हुए 72 घंटे हो चुके हैं। ऐसे में बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है जिसको लेकर हम अब जाने वाले हैं एयर कमोडोर AS बहल साहब के पास। बहल साहब, अमेरिका बड़ा ही एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। ये एक्टिव मोड 24 घंटे में दिख जाएंगे नतीजे, या फिर तैयारियां सिर्फ अभी हैं कि कुछ भी होता है तो हम तैयार हैं और हम जिन देशों को मदद करने चाहते हैं हम फुल फ्लेजेड उन तक वो सारे हथियार, वो इक्विपमेंट्स पहुंचा रहे हैं ताकि उन्हें युद्ध में किसी भी कीमत पर हार का सामना नहीं करना पड़े? बहुत ही अच्छा बोले प्रीति जी, आपके क्वेश्चन में ही पूरा आंसर था। इसके अंदर आपको, जैसे मैं पहले भी बता रहा था कि एस्केलेशन मैट्रिक्स में लेवल 3 पे आ गए हैं। यहाँ पे डिप्लॉयमेंट चल रही है। डिप्लॉयमेंट ना केवल ईरान की बट अमेरिका की भी। फाइटर स्क्वाड्रन्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, फाइटर एयरक्राफ्ट इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स, तो ये सारे के सारी चीजें की जा रही हैं। डिफेंस ओरिएंटेड हैं ये इस समय, लेकिन ये केटर कर रही हैं कि अगर एक्सक्लेशन मैट्रिक्स में 4th लेवल पे जाते हैं, जब एक्चुअली युद्ध हो, मिडिल ईस्ट के साथ युद्ध शुरू हो जाए, तब अमेरिका इजराइल को पहले डिफेंस में सपोर्ट करेगा, यानी कि जो मिसाइल्स फायर हो रही हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स, उनको इंटरसेप्ट करेगा, जैसे वो हूती की मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर रहा था। लेकिन जब अगर वॉर और भी आगे बढ़ता है और ऐसी स्टेज पे आता है कि उसमें उनको अटैक करना पड़े ईरानियन फैसिलिटीज पे, उस लेवल पे आता है, तब वो इनका इस्तेमाल करेगा। लेकिन पहले वो डिफेंसिव मोड में रहेगा, वो डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा। डिप्लॉयमेंट पॉलिटिकल सिग्नलिंग है एज फार एज अभी का मोमेंट कंसर्न है, लेकिन तैयारी दोनों की है। लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि अगर ईरान चाहे तो मिडिल ईस्ट में ये वॉर नहीं होगा, लेकिन वो अपना बदला फिर भी ले सकता है। जी कमोडो, एक बात और ऐड कीजिएगा, वो ये बात है कि जैसा अभी हम रूस और यूक्रेन के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे कि यूक्रेन पूरी तरह से रूस को हाईजैक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इजराइल के लिए ये सिचुएशन कर पाना अपने आप के लिए क्या इतना आसान हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। 1700 किलोमीटर डिस्टेंस है इजराइल और ईरान के बीच में। उसमें कई देश आते हैं बीच में, इराक भी आता है, सीरिया, जॉर्डन और लेबनान आता है। तो कहीं ना कहीं ग्राउंड लड़ाई मुश्किल है। फाइटर्स की लड़ाई, वो भी नॉन स्टेट फाइटर्स की लड़ाई होगी, तो इजराइल के पास वो स्पेस नहीं है जहां पे वो बॉर्डर्स दोनों साथ में मिल रहे हैं। और जब भी उन्होंने वॉर जीता था 1967 का, वो एक सिचुएशन बिल्कुल अलग थी। उस सिचुएशन में जब सरप्राइज अटैक अरब्स ने किया था, तो वो सरप्राइज अटैक इजराइल ने किया था, तो उन्होंने पहले ही सारी उनकी एयरफोर्सेस को डिस्ट्रॉय कर दिया था ग्राउंड पे। तो वो वाली सिचुएशन नहीं है आज। आज की सिचुएशन में सब डिप्लॉयमेंट पे हैं, सब अलर्ट पे हैं और सब वेट कर रहे हैं कि चिंगारी कहां से आती है। और ये डिसीजन जो है लीडरशिप के ऊपर है, और लीडरशिप जब ये डिसाइड करेगी और किस ओर जाना है, वहां पे ये जाएगा। और इसी के साथ ही एक बड़ी खबर बता दें, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी फाइटर जेट से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आ रही है। खबर ये मिल रही है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी फाइटर जेट्स तैनात किए गए हैं। खबर ये है कि ईरान के हमलों का जवाब देंगे। ये पूरी तरह से तैयारी है फाइटर जेट्स की अमेरिका को लेकर। कतर में B-2 बॉम्बर की भी तैनाती है। ये बड़ी खबर इस वक्त तैयारियों को लेकर, और देखिए साथ ही विजुअल्स भी हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका की तैयारी हो चुकी है, महायुद्ध की क्या बारी है, इसको लेकर डिटेल्स जो सामने आ रही है वो अब जानिए। अमेरिका ने फाइटर जेट्स मिडिल ईस्ट भेजे हैं और इजराइल पर हमले को रोकने का प्लान तैयार किया गया है। अमेरिका ने B-2 बॉम्बर कतर में तैनात किए हैं। परमाणु मिसाइल से लैस है अमेरिकी B-2 बॉम्बर। कतर के अल उदैद एयरबेस पर यह तैनाती हुई है। तो इस तैनाती को लेकर जानकारियां ये मिल रही है कि एक मैसेजिंग है, लेकिन अभी जैसे लगातार जीजी द्विवेदी भी कह रहे थे और साथ ही साथ एस बहल साहब भी हमें ये बता रहे थे, क्या ये माना जाए मेजर जनरल AK सिवाच, ये तैयारियां सिर्फ और सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करने की है, लेकिन वो मौका कौन सा देश ऐसा लग रहा है आपको कि दे सकता है जो इस युद्ध को भड़काएगा?
देखो, युद्ध को भड़का तो इजराइल ही रहा है, इसमें कोई शक नहीं कि जिस प्रकार से उसने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है कि ईरान को पलटवार करना पड़ेगा, नहीं तो उसकी जो सॉवरेनिटी पे हमला हुआ है, अगर ईरान पलटवार करता है तो ये इस लड़ाई का दायरा बढ़ेगा। इस लड़ाई का दायरा बढ़ता है तो वो इजराइल के फायदे में है, और नुकसान किसको होगा? सबसे बड़ा वो ईरान को होगा, कि जो ईरान की इकोनॉमी डिगमगा रही, ईरान के साथ कोई नहीं खड़ा। चीन और रूस हैं, वो उसको बाहर से सपोर्ट देगा, कोई इंटरनली सपोर्ट नहीं दे पाएगा। और यही सच्चाई है कि अगर वो डायरेक्ट अटैक नहीं करता है और वो अपने 3 जो प्रॉक्सीज हैं, हिजबुल्ला, होती और हमास के थ्रू कार्रवाई करता है, तो फिर मुझे लगता है ये लड़ाई इतनी ज्यादा लंबी नहीं जाएगी, क्योंकि सच्चाई है ईरान का ना इन्वॉल्वमेंट होना, इसका मतलब फ्लेयर अप नहीं होना। हिजबुल्ला के साथ तो पहले ही इजराइल की लड़ाई चल रही है, हमास के साथ भी चल रही है, होती रिबल जो हैं वो भी बहुत सक्रिय है रेड सी में। मगर जिस प्रकार से पोस्टरिंग की है यूएस ने, जिस प्रकार से यूएस रूजवेल्ट, यूएस इब्राहिम लिंकन को लेके आ गया है, वो बहुत ही करीब ईरान के, इसका मतलब ये डायरेक्ट एक ईरान को प्रेशर है कि अगर आप लड़ाई के अंदर आए तो फिर जो अमेरिका ओपनली आएगा इजराइल के साथ और आपको बहुत नुकसान होगा। और कतार के अंदर जो यूएस की जो बेस है, वहां B-2 बॉम्बर जो कि न्यूक्लियर हथियार से लैस हैं, मुझे लगता है एक बहुत बड़ी जो पोस्टरिंग है, एक प्रेशर टैक्टिक्स है ईरान पे। और मुझे लगता है जब भी ईरान समय ले रहा है, ईरान कुछ ऐसा ही करेगा जैसे उसने पहले किया था, कि वो आपको बता के 200 से 300 मिसाइल फायर करेगा इजराइल की तरफ, जो आयरन डोम उसको एक प्रकार से नकारा कर देगा, और ईरान क्लेम करेगा कि उन्होंने बहुत ज्यादा डैमेज किया है इजराइल में। मुझे लगता है इस वही वॉर के जोन से आपको एक अलग एंगल पर ले जाना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ आप हमारे व्यूअर्स को उस लिहाज से भी बताइए, अभी अमेरिका जो कुछ कर रहा है, चाहे यूक्रेन के लिए, इजराइल के लिए, या फिर उन देशों के लिए जो उसके खिलाफ है और जिसकी वजह से उसे लगता है कि बाकी देशों को अगर वो सपोर्ट नहीं करता है तो वो कमजोर पड़ जाएगा। इलेक्शंस भी हैं अमेरिका में, इन इलेक्शंस के दरमियान ये जो पूरा घटनाक्रम हो रहा है हथियारों की और किस तरह से न्यूक्लियर वेपन्स की सप्लाई को लेकर, तैनाती को लेकर, ये अमेरिकन पर क्या असर डाल रही होंगी? बिल्कुल प्रीति जी, मैं एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा था आपसे। देखिए, अमेरिका में इस समय एक बहुत बड़ा बहस चल रहा है कि हम यूक्रेन के वॉर को कब तक सब्सिडाइज करें, और जो अमानवीय कृत्य इजराइल हमास में या गजा में कर रहा है उसको कब तक हम कंडोन करें या माफ़ी दें। ये दो विरोधाभासी बातें चल रही हैं। साथ में चाइना भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ये 3 चीज़ें जो मिलाकर जो बन रही हैं, उसमें ट्रंप साहब और कमला हैरिस का इलेक्शंस का उस पर एजेंडा सेट होगा। लेकिन ये बात भी स्पष्ट है कि अमेरिकी चाहते हैं कि किसी न किसी तरह इजराइल को इस पूरे प्रकरण में घाटा नहीं हो, नुकसान नहीं हो। लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि अगर कोई भी पार्टी, हमास या इजराइल को अगर ज़्यादा क्षति हो, सिंपैथी उसके प्रति हो जाती है। ट्रंप ने भी कहा है वो युद्ध का खात्मा करेंगे। बाइडेन साहब वो कोशिश कर रहे हैं, वो इजराइल को भी पैसे देते हैं तो हमास के गजा में सिविलियन एक्टिविटीज़ के लिए भी पैसे देते हैं। तो इसमें बैलेंस करके वो चल रहे हैं। लेकिन यूक्रेन, इजराइल, चाइना, ये 3 फ्रंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और जिस तरह से पॉलिटिक्स होती जा रही है, अगर ट्रंप ट्रांजैक्शनल पॉलिटिक्स में विश्वास करते हैं तो कमला हैरिस को भी उस ट्रांजैक्शनल पॉलिटिक्स पे आना होगा। लेकिन मतैक के तो पूरी तरह अमेरिका में ये है ही कि किसी भी तरह से इजराइल को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए, किसी तरह यूक्रेन को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। जब भी हमास का पलड़ा भारी होगा या ईरान का पलड़ा भारी होगा तो अमेरिका में रिएक्शन होगा। लेकिन वो बैलेंसिंग एक्ट कौन करेगा? अब तक ट्रंप बोलते आए हैं कि हम ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप रखेंगे, अगर ताइवान को हम प्रोटेक्शन देते हैं तो उनको पैसे देने होंगे। इजराइल के बारे में वो नहीं कहते हैं। यूक्रेन के साथ कहते हैं कि हम तो 24 घंटे में एक फ़ोन कॉल पे उस युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। तो ये एक, और ये बाइडेन साहब ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अब अगर वॉर को आगे बढ़ाया गया तो क्षति उनकी होगी, यानी कमला हैरिस की। अमिताभ, आप भी शायद इस पॉइंट से अग्री होंगे, इन सालों में जब से जो बाइडेन राष्ट्रपति अमेरिका के बने हैं, ताइवान को लेकर जो सपोर्ट दिया गया है, उस सपोर्ट को लेकर अब ट्रंप की नीतियां क्या बदलेंगी? क्योंकि वक्त के साथ साथ अब नेता भी अपने तौर तरीकों को बदलता है, ये भी देखना होगा। जो ट्रांजैक्शनल टर्म्स की बात आप कर रहे थे, उस पर मेरा ये कमेंट है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, इजराइल ईरान तनाव के बीच बड़ी खबर ये कि स्पेनिश एयरलाइंस ने फ्लाइट रद्द की है। इजराइल जाने वाली फ्लाइट रद्द हुई है।
एयर यूरोप अगले बुधवार तक रद्द है। इजराइल ईरान तनाव के बीच बड़ी खबर आ रही है, स्पेनिश एयरलाइंस ने ये फ्लाइट्स रद्द की है। मेजर जनरल जीजी द्विवेदी सर, ये एक नेचुरल प्रैक्टिस है कि जहां ऐसे हालात होते हैं फ्लाइट्स को रद्द किया जाता है, या फिर कोई इनपुट्स और मिल रहे हैं जिसकी वजह से स्पेनिश एयरलाइंस की ये फ्लाइट्स रद्द की गई हैं? ठीक बात है। एक तो प्रिकॉशन लिया जाता है कि जहां युद्ध के हालात बने हुए हैं वहाँ फ्लाइट ना हो, और दूसरी बात है कि शायद कोई ऐसी इंडिकेशन भी मिल रही है कि ये युद्ध जो है और भी भड़केगा। लेकिन मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, देखिए इस युद्ध में जो है सबसे फायदा किसको हो रहा है, वो चीन को और रशिया को हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे अमेरिका वेस्ट एशिया के अंदर फंस जाएगा तो चीन देखो उसका फोकस जो है वेस्टर्न पैसिफिक से, यानी कि साउथ चाइना सी, ताइवान से हटेगा, और इसी प्रकार उसका फोकस रशिया से भी हटेगा। तो रशिया और चाइना दोनों चाहेंगे कि अमेरिका अच्छी तरह वेस्ट एशिया में फंस जाए, ताकि उनके ऊपर से जो एक दबाव है वो हटेगा। पर एक और बात और जो है, बात ये है कि अमेरिका भी जानता है कि अगर वो ज्यादा वेस्ट एशिया में फंस जाएगा तो उसका जो असली दुश्मन वो चाइना है वो उससे फोकस हट जाएगा। तो इसलिए अमेरिका बैलेंस करेगा। इसलिए अमेरिका के जो पॉलिटिशियन है वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरह इजराइल और ये हमास का युद्ध जो है इसमें सीज फायर हो जाए, युद्ध विराम हो जाए, और साथ ही साथ यूक्रेन जिस तरह भी खड़ा है वो चाहते हैं कि ये युद्ध इसी तरह चले और ज्यादा ना भड़के, क्योंकि अमेरिका की पोजीशन जो है वो ज्यादा चाइना के ऊपर फोकस है और फिर उसका फोकस रशिया की ओर है। ठीक है सर, एक बड़ी खबर इस बीच ये भी आ रही है कि इजराइल ईरान तनाव पर बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन ये है कि अमेरिका ने कुछ राजनयिकों को वापस बुला लिया है। महत्वपूर्ण राजनयिक ही इजराइल में रुकेंगे, ये इंफॉर्मेशन अमेरिका की तरफ से आ रही है। अमेरिका ने अपने राजनयिकों को तेल अवीव छोड़ने को कहा है। इसका मतलब साफ है कि आने वाला वक्त, आने वाले कुछ घंटे बहुत ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। इस बीच एक और बड़ी इंफॉर्मेशन ईरान ने अमेरिका को दी है। विध्वंसक धमकी, यूएस बेस पर हमलों की बड़ी चेतावनी से जुड़ी हुई खबर है। मिडिल ईस्ट में हस्तक्षेप किया तो करेंगे हमला, ईरान ने कहा है। मिडिल ईस्ट में सभी अमेरिकी बेसेस हम तबाह करेंगे। ईरानी सैन्य कमांडर ने अमेरिका को ये वार्निंग दी है। मिडिल ईस्ट में रूस की बड़ी तैयारी को लेकर इंफॉर्मेशन आ रही है। स्वेज नहर में रूस की सुपरसोनिक मिसाइल तैनात है। रूस ने नेवी फ्रिगेट शपस्निकोव को भेजा है। किंजल मिसाइल से लैस है शपस्निकोव। ईरान के समर्थन में अमेरिका के खिलाफ है रूस। और इसी के साथ ही हमारे सेगमेंट में आज के लिए बस इतना ही। हमारे सारे पैनलिस्ट का बहुत बहुत थैंक यू सर। बहुत डिटेल में हमने समझा कि किस तरह से आने वाले 24 घंटे बहुत क्रूशियल है।